दोस्तों, आज चाइना दुनिया के पावरफुल देशों में से एक है, लेकिन 40 साल पहले ऐसा नहीं था। तब इस देश की पॉवर्टी रेट 90% थी। पूरे देश में गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। लेकिन अगले ही 30 सालों में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि इसने कई सारे देशों को पीछे छोड़ दिया। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था और आज के वक्त ये 18% से भी ज्यादा है। आज चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इकोनॉमी के मामले में। लेकिन चाइना ने ये कैसे कर पाया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। आज चाइना सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया के बाद। चाइना की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट में रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जमीन काफी फर्टाइल मानी जाती है। वेस्ट कोस्ट में सिर्फ पहाड़ है। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना का जन्म होता है। 1958 में माओ के द्वारा लॉन्च की जाती है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका एम होता है देश को इकोनॉमिकली और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना। इसमें 2 मेन पॉलिसीज थी। पहली थी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लैंड को जमींदारों से छीनना और किसानों को वापस करना। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि लैंड पे किसान एक साथ काम कर सकें, पर इस लैंड की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही थी। और दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए और साथ ही साथ लोगों से कहा गया कि छोटे तौर पर अपने घरों में स्टील फर्नेसेस लगाएं। ये दोनों ही आइडियाज अच्छे थे देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही गलत साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टील फर्नेसेस बनाए गए थे लोगों के द्वारा, ये अच्छी क्वालिटीज के नहीं थे। इससे काफी लो क्वालिटी का स्टील निकलता था। यहाँ सिर्फ रिसोर्सेज का वेस्ट देखा गया। और दूसरा, किसानों के पास इंसेंटिव नहीं था कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, क्योंकि इन लैंड्स की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी और न ही इसमें कोई प्रॉफिट था। जो भी क्रॉप उगाई जा रही थी वो सरकार ले लेती थी, जिसमें प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन देखने को मिला। 1958 से 1961 के बीच में ग्रेन प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गया। कुछ ही सालों में खराब मौसम की वजह से और माओ की कुछ बेकार आइडियाज की वजह से पूरे देश में भुखमरी फैल गई। इतना खराब फेमिन आया कि 20 से 40 लाख लोग मारे गए। माओ ज़ेडुंग एक डिक्टेटर था। वो जो भी पॉलिसीज लाता था वो बिना प्लानिंग्स की होती थी। ऐसे कई डिसीजन लिए माओ ने, जिससे चाइना की हालत और भी बिगड़ी। लेकिन माओ अपनी गलती नहीं मानता। वहाँ के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी भी माओ को क्रिटिसाइज करने लगती है। माओ ज़ेडुंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट किया। इसके नाम से लगेगा कि कल्चर रेवोल्यूशन लाना है, पर इसका असली मकसद माओ के हाथों में कंट्रोल देना और अपोजिशन को सप्रेस करना था। यहाँ माओ रेड गार्ड्स की एक आर्मी बनवाता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी और जो भी उसके अगेंस्ट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार इसके चलते यहाँ वायलेंस भी देखा गया। इसमें लोगों पे कई अत्याचार किए गए। इस रेवोल्यूशन की वजह से लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। साल 1976 में माओ ज़ेडुंग का देहांत हो जाता है खराब तबीयत के चलते। माओ के वक्त कुछ अच्छे काम भी हुए थे, जैसे वुमेन इक्वलिटी और एजुकेशन। लेकिन उसी साल 1976 में नए लीडर उभर के आते हैं, डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम ऑफ पीरियड में असली ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया चाइना का। डेंग ज़ाओपिंग ने माओ के अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। डेंग का मानना था कि सरकार का इकोनॉमी पे ज्यादा कंट्रोल है, इसीलिए चाइना की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पा रही। वो इकोनॉमी को फ्री करना चाहते थे। इसीलिए डेंग ने अपनी पॉलिसीज रिलीज की, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। पहला, डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई, जिसमें फार्मिंग लैंड को लीज पे देने की बात कही फार्मर्स को, जिसमें फार्मर्स ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सी क्रॉप उगानी है या कोई उस पे बिजनेस करना है। दूसरा, वो जो भी फसल उगाएंगे उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना होगा और बचा हुआ वो कहीं भी जाके बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और दूसरा आइडिया लगाया फैक्ट्रीज पे। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। माओ के वक्त फैक्ट्रीज पे पॉलिटिकली इंटरफेरेंस ज्यादा होता था, इसीलिए फैक्ट्री सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता था। डेंग आए तो उन्होंने फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री के वर्कर्स को दे दी और वही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या प्रोड्यूस कराना है और क्या सेल करना है। जैसे ही वर्कर्स को फ्रीडम मिली तो उन्हें एक मोटिवेशन आया ज्यादा काम करने का। इन सारी पॉलिसीज के चलते लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे, लोगों की लाइफ चेंज होने लगी। और यही नहीं, इसके बाद लाई एजुकेशन रेवोल्यूशन, जिसके चलते डेंग ने लोगों को एजुकेट करने पे फोकस दिया। इसीलिए 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लाया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें 9 साल तक कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों के लिए। सिर्फ लॉ लाकर ही नहीं रुके, सरकार ने कंसिस्टेंटली और पैसा खर्चा किया एजुकेशन पे।
जिससे लिटरेसी रेट भी बढ़ा चाइना का। इसके चलते करोड़ ऑफ जॉब्स जनरेट हुई और चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स बनाए जाने के, जो कि साल 1980 में डेंग के द्वारा लाया गया, जिसमें टैक्स इंसेंटिव दिए गए, रेगुलेशंस को कम किया गया जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। दोस्तों, डेंग देश के लिए इकोनॉमिकली काफी आगे लेके आई, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी वो भी एक डिक्टेटर ही थे।